इनका मंतव्य रहा होगा। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, ये 2005 में ईरान के खिलाफ IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में क्यों वोटिंग की थी भारत? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। और उस समय ईरान चौंक गया था, इसलिए कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील का दबाव था, और इसीलिए 2008 में न्यूक्लियर डील के लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं भारत की विदेश नीति, ये सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन कहे लिए थे। अनाज के बदले में कांग्रेस पार्टी ने लिया तेल के कूपन, बोलकर रिपोर्ट 2006, जिसके चलते हुए नटवर सिंह को विदेश मंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन एक सेकंड, और इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, जो लोग विदेश नीति की बात करते हैं, विदेश नीति के ऊपर छाती पीटने की बात करते हैं, उनसे मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आपके दौरे हुकूमत में, जिस जमाने में ईरान के साथ, और आज मैं पूछना चाहता हूं, ईरान तो शिया देश है, हमनई साहब जो थे वो तो शिया नेता थे, और उसने इतने, उसके ऊपर कितने आरोप थे, हजारों लोगों को मरवाने का आरोप, लाखों लोगों को मरवाने का। महसा अमीनी जैसे उसमें प्रक्रिया में सैकड़ों महिलाओं को हिजाब न पहनने के लिए मार दिया गया, क्योंकि वहां पे रूल यह है कि कलाई से नीचे किसी महिला के शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए, उसके ऊपर मौन है। और शियाओं के लिए, मैं तो अंजना जी लखनऊ का रहने वाला हूं, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शियाओं को लखनऊ में मदे साबा का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता। खाओ मां कसम। सो हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए डीबेट वीडियो में। दोस्तों आज का डीबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर आज का वीडियो चल रहा था। दोस्तों आज के डिबेट में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाँ, इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और अतुल लोढ़े पाटिल, इन दोनों के बीच ऐसी डिबेट हुई है आज कि क्या ही बताओ, जिसमें ईरान के ऊपर बहुत ही खतरनाक डिबेट हो रही है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। त्रिवेदी जी, अभी से ही देखिए, सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा, राहुल गांधी आपकी विदेश नीति को दिशाहीन बता रहे हैं, अली खamenei की हत्या का आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर प्रश्न दाग रहे हैं। लेकिन उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आज बड़ा सवाल यह है कि भारत अपने हितों का संरक्षण कैसे करेगा, और अगर वाकई अर्थ की व्यवस्था पूरे विश्व की कच्चे तेल की संकट से गुजरती है, हमारी क्या तैयारी है? देखिए, सर्वप्रथम जैसे आपने कहा कि होली का पर्व है, तो मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं। तो ईरान में भी इसी समय में मार्च में प्राचीन पर्शियन ट्रेडिशन में नौरोज का पर्व होता था, बिल्कुल ठीक उसी समय जिस समय हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता था, उसी समय वो भी होता था। और जहां पर अग्नि जलाकर पूजा होती थी, वो ईरान आज कहां तक, किस रास्ते पे चलते हुए कहां तक पहुंच गया, हजारों साल पुरानी सभ्यता के लिए निश्चित रूप से यह एक दुखद दिन है। परंतु अब आते हैं आज के विषय पे। आपने कहा भारत का हित, भारत का सबसे बड़ा हित आज की डेट में यह है कि हमारे 90 से 95 लाख लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, उनको सुरक्षित रखना, और उनमें से जो भारत वापस आना चाहते हैं उनकी सुरक्षित भारत वापसी, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी इस समय नीतिगत बाध्यता होनी चाहिए। हम उस विषय के ऊपर पूरी तरीके से सतर्क हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दोज इंडियन पर्सनल्स, जो लोग हमारे भारतीय वहां पर हैं। जहां तक ईरान के साथ संबंधों की बात है, तो निश्चित रूप से ईरान के साथ समय समय पे हमारे संबंध बहुत ऊपर नीचे होते रहे हैं। 1971 के युद्ध में रजा पहलवी की सरकार थी, तब ईरान हमारे विरुद्ध फौजें भेज रहा था, पाकिस्तान को उसने स्ट्रेटेजिक डेप्थ दी थी। तो उसके बाद के दौर में ईरान हमारे कई बार, जैसे ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 94 में साथ दिया था, तो उसके बाद खamenei साहब ने बहुत सारे अगेंस्ट में भी लिखा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मूल मुद्दा जानते क्या है अंजना जी? इनको न ईरान से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, इनको सिर्फ इससे मतलब है कि भारत में कैसे अराजकता फैल जाए। वो 95 लाख लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं, हम उनके हित का ध्यान न रखें और उनके परिवारों के चलते हुए यहां पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, ये शायद इनका मंतव्य रहा होगा। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, ये 2005 में ईरान के खिलाफ IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में क्यों वोटिंग की थी भारत? और उस समय ईरान चौंक गया था, इसलिए कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील का दबाव था, और इसीलिए 2008 में न्यूक्लियर डील के लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं भारत की विदेश नीति, ये सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन कहे लिए थे।
अनाज के बदले में कांग्रेस पार्टी ने लिया तेल के कूपन। वोल्कर रिपोर्ट 2006, जिसके चलते हुए नटवर सिंह को विदेश मंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा था। और इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, जो लोग विदेश नीति की बात करते हैं, विदेश नीति के ऊपर छाती पीटने की बात करते हैं, उनसे मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आपके दौरे हुकूमत में जिस जमाने में ईरान के साथ, और आज मैं पूछना चाहता हूं, ईरान तो शिया देश है, खamenei साहब जो थे वो तो शिया नेता थे, और उसने इतने, उसके ऊपर कितने आरोप थे, हजारों लोगों को मरवाने का आरोप, लाखों लोगों को मरवाने का, महसा अमीनी जैसे उसमें प्रक्रिया में सैकड़ों महिलाओं को हिजाब न पहनने के लिए मार दिया गया, क्योंकि वहां पे रूल यह है कि कलाई से नीचे किसी महिला के शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए, उसके ऊपर मौन है। और शियाओं के लिए, मैं तो अंजना जी लखनऊ का रहने वाला हूं, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शियाओं को लखनऊ में मदे साबा का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय 1998 में 22 साल के दौर के बाद उनको दोबारा मौका मिला। कारगिल में शियाओं को नहीं निकालने दिया जाता था पोजीशन, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब हुआ। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं ना, शियाओं से इतनी मोहब्बत थी तो आपके दौरे हुकूमत में उनके साथ इतनी अदावत क्यों रहती थी कि वो अपना जुलूस तक नहीं निकाल सकते थे, धार्मिक जुलूस, और आज आपके मन में उनके लिए इतना उफान उमड़ा पड़ रहा है। ठीक है अतुल जी, अतुल जी इसका जवाब दीजिए। डोमेस्टिक दोनों आधार पर इनका जवाब देना। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, सवाल सुनिए अतुल जी, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब इस बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला बनकर क्यों दीवाने हुए चले जाएं इस देश में, कि इसकी क्यों नहीं निंदा कर रहे हो, उसकी क्यों नहीं कर रहे हो? अरे हमारी प्राथमिकता तो है अपने भारतीयों को वापस लाना। हमारी प्राथमिकता है कि अगर तेल संकट पैदा होता है तो हम अपने प्राइसेस को कैसे मैनेज करेंगे। और आप बस यही एक लाइन है, अयतुल्लाह अली खamenei की हत्या की निंदा क्यों नहीं कर रही है सरकार, क्यों चुप्पी साधे है? क्या करना है? एक ऐसा आदमी जो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा आग उगलते रहा, उस पर क्यों आप लोग बयान चाहते हैं? सुधांशु जी ने जितना रखा उसमें उन्होंने कुछ बातें छोड़ दी है। सुधांशु जी, आपके यहाँ तो बलात्कार भी कर दे तो इस्तीफा नहीं होता है, रिश्वतखोरी करने से का तो बहुत सवाल ही नहीं आता है, वो तो बहुत छोटा सा आरोप है। अदानी जी पे इतने आरोप लगे, उनपे ये आया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की हमने, हम तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी पॉलिसी है जो नितिन गडकरी जी ने भी कही है, और सब लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते राजनाथ सिंह से लेकर, तो हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, चाहे बलात्कार कर लो, चाहे फिर आप रिश्वतखोरी कर लो। अब इस वॉर पे डिस्कशन करने आ जाए। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा वॉर पे डिस्कशन किया, वो तो मौका ढूंढते रहते बीजेपी के लोग, जहां मौका मिले वहां हिंदू मुसलमान कर लो। आयतुल्लाह खमेनी की जहां तक बात यह है, ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये बात है एक संप्रभु देश के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख को दूसरी बार वेनेजुएला में मादुरो को उठा लिया गया और यहाँ पर इन्हें मारा गया। युद्ध शुरू होने से पहले 39 जो है उनके बड़े नेता है उनको मारा गया, उसके खिलाफ कि संप्रभु देश के नेताओं को इस तरह से उठा लेना और इस तरह से मार लेना। तो 2003 की मुझे बात याद आती है, जब इराक पे अटैक हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेम यही भूमिका ली थी रेजिम चेंज के खिलाफ, और दोनों पार्लियामेंट के संसद के दोनों सदनों ने उसके खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया था। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी वहां थे तो उन्होंने उसको मिस्टेक कहा था अमेरिका को। तो ये 2 टूक जी पॉलिसी थी, ये मोदी जी आने के बाद एकदम से हर बात में वो हिंदू मुसलमान ढूंढना है। और दूसरी बात रही, अभी मैं देख रहा था कि ये जो कह रहे कि खामने ने भूमिका ली थी खिलाफ में, तो खिलाफ में भूमिका तो 2015 के बाद वहां से मेडल पहन के आए थे, मेडल हर देश में जाके पहन के आते। फिर ये कुवैत है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब इमारात है, ओमान है, इन्होंने तो सीए एनआरसी से लेकर अनेक मुद्दों पर जो है वो भारत की खिलाफत की है, कंडेम किया है। और एक स्पोक्स पर्सन है, उसकी बात नहीं करना चाहूंगा मैं, वो ठीक नहीं है, लेकिन उनके बाद भी काफी कंडेमनेशन हुआ है। तो हम जब बात रखते हैं विदेश नीति में, अभी गीता मोहन जी भी यहाँ पर है, समझती है वो विदेश नीति को, तो हम अपने राष्ट्र हित की बात रखते हैं। और दुनिया में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हम चाहते हैं, बहुध्रुवीय दुनिया चाहते हैं, उसमें हमारा स्टैंड क्या होगा? हमारा एक मॉरल स्टैंड होगा, हमारा एक चार्टर जो है इंटरनेशनल चार्टर, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जो है उसके हिसाब से जो गुटनिरपेक्षता है, हमारे हित होने चाहिए। और एक जो मैं लौट रही हूं उसमें, सिर्फ 10 सेकंड पूरा कर लीजिए। और जो हम कहते हैं न्यूट्रलिटी जो है, एक संतुलित तटस्थता जो है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें हमारा स्टैंड, इंडिया का स्टैंड हरदम फर्म रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुसलमान ढूंढना ठीक नहीं है, इसका खामियाजा हम भुगत चुके हैं। हम एक सेक्युलर सोवरेन कंट्री है और हम दुनिया में माता रखते हैं, बहुध्रुवीय दुनिया इसी पर गीता मोहन में जल्दी से, चूंकि उन्होंने आपका नाम लिया, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे चाहती हूं। क्या खामेनेई की हत्या की निंदा करना, विरोध करना भारत के लिए जरूरी है इस मकाम पर? और दूसरा सबसे बड़ा पहलू, डोनाल्ड ट्रंप, क्या मिला अमेरिका को इससे? क्या खामेनेई, क्योंकि खामेनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक विचारधारा थे, और उसकी मौत होना इतना आसान नहीं दिखता है।
देखिए अंजना खामनाई की मौत पर क्या भारत सरकार को कंडेम करना चाहिए था या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। और इसको जितना आप रिलीजियस कलर दोगे उतना ही आप अपने आप से डिससर्विस कर रहे हैं, क्योंकि ईरान शिया या सुन्नी प्रॉब्लम नहीं है। ईरान इज अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम एंड अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर इंडिया। ईरान अगर आप खोते हैं तो आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का पूरा एक्सेस खो देते हैं। पाकिस्तान बीच में बैठा है, आपका एक ही दोस्त था, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस मजहब को लेकर जो होते रहे हैं। ईरान कभी भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो भारत के साथ अलाइन करके रखा हुआ था, उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से नहीं हटा। चाबहार में उसने कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं खड़ी की जहां पर उसने चीन को इतनी जगह दे दी हो कि भारत का जगह कम हो गया हो। ऐसा नहीं किया ईरान ने। तो आपको स्ट्रेटेजिकली अगर सोचना है तो आपके लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसीलिए अभी तो भी भारत सुन्नी ठीक गा है। रहे हो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन भारत सरकार ने इस पर क्या कहा है? भारत सरकार ने कहा है कि वो अगर चाहे तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला सकता है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का जो भी है उस पर डिप्लोमेसी से ही रास्ता खोजना होगा। ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो इंट्रिकेसीज है उसमें जाना नहीं चाहते हैं। भाई खामनेई पर आंसू बहाइए, खामनेई की निंदा कीजिए, ये सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जनरल दयाल आप भी इससे सहमत होंगे। यहीं से बात आगे ले जाते हुए तीनों जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, ट्रंप क्या हासिल कर पाए हैं इस युद्ध से अभी तक? नेतन्याहू की तो जीत की स्थिति दिखती है, हालांकि उनके लिए भी मुश्किल है। विचारधारा का अंत इतना आसान नहीं होता है, आप एक नेता को तो मार देंगे। लेकिन तीसरी तरफ ईरान के लिए समर्पण वो कर ही नहीं सकते। भाई खामेनेई को मारा है, ईरान में मारा है। बोलिए। देखिए अंजना जी, कल भी अगर आपको याद हो डिबेट में मैंने भी यही कहा था कि ये मुद्दा जो है ये रिलीजियस में अगर आप फंसाएंगे तो जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं वो भटक जाएंगे, स्ट्रैटेजिकली भटक जाएंगे। देखिए 3-4 बड़े मुद्दे हैं। आज के दिन जो खतरा है वो है इंटरनेशनल ऑर्डर का, इंटरनेशनल जो लेड डाउन नॉर्म्स थे यूएन चार्टर का खतरा है। आज के दिन दुनिया में महंगाई का, दुनिया की जो अराजकता फैलने का दुनिया में। और एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक स्ट्रेटेजिक एरिया जिसको आप ईरान कहते हैं या गल्फ कहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक एरिया भारत के लिए ईस्ट और वेस्ट का पूरा हमारा जो कॉरिडोर है वो इस पे डिपेंडेंट है। चाहे हमारे सी रूट्स हो, चाहे हमारे एयर रूट्स हो, कम्युनिकेशन रूट्स हो, हमारा पूरा व्यापार, हमारा पूरा जो हमारी जो पूरे लोगों की ट्रैवलिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन सब इस पे डिपेंड है। तो ये जब कट ऑफ होता है किसी भी तो हमारे पे असर पड़ता है। अब तक ना तो ट्रंप जी को कोई हासिल हुआ है, क्योंकि ट्रंप को मालूम होना चाहिए था कि जो खोमेनी है वो सिर्फ लीगेसी नहीं है, खोमेनी सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक आइकॉन नहीं है, और वो एक संस्था बन गए हैं, सिस्टम बन गए हैं। पिछले 45 साल में उन्होंने ईरान के अंदर एक सिस्टम बना दिया। और ईरान किसी भी कंट्री की तरह नहीं है, एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है उसका। जब आप इस तरह से अटैक करोगे तो ईरानियन लोग जो हैं वो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, जो डिसेंशन है वो भी विद्रोह था वो भी कम हो जाएगा, उनके यूनिफाइंग फैक्टर बन जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा इसलिए आपको धन्यवाद कहता हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।